जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है मिनी कोचिंग सेंटर में। जैसा कि बच्चों आज हम पढ़ेंगे केरल के बारे में। एनसीईआरटी का ये तीसरा क्लास है, ठीक है। तीसरा या चौथा क्लास है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मैं कंटिन्यू बना दूंगा, अपलोड कर दूंगा, उसमें देख लीजिएगा आप लोग। अब डेली क्लासेस ऐसे ऐसे आपको मिलती अपलोड होती रहेंगी। आप लोग एक एक वीडियो देखते ज़रूर रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि हमको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे केरल के बारे में और केरल में जानेंगे कि केरल में क्या क्या चीज़ें हुई, कौन कौन सी घटनाएं हुई, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ एक राज्य है केरल। तो आप लोग पहले मानचित्र बना लीजिएगा, उसमें सभी राज्यों को दर्शा लीजिए, जिससे आपको ये चीज़ें जरूर पता हो कि केरल किस दिशा में स्थित है, कहाँ पे है, कि भारत के मध्य में कौन सा है, पश्चिम में कौन से राज्य हैं, पूरब में कौन से राज्य हैं, ठीक है। किसकी राजधानी कौन सी है, सब आपको जानना। जैसे उसमें लद्दाख पढ़ाए थे, तो लद्दाख की राजधानी क्या थी, लेह थी। और इसमें केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। सबकी राजधानियाँ आपको याद होनी चाहिए, आप छोटे बच्चे नहीं रह गए हैं, ठीक है। भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ एक राज्य है। एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से, अर्थात केरल के जस्ट बगल में आप देखेंगे आपको समुंदर का नज़ारा मिलेगा। साथ ही साथ आप केरल के बगल में देखेंगे पूरब साइड में, तो आपको मिलेगा तमिलनाडु और केरल के बीच में एक पहाड़ी मिलती है जिसको कैडमम की पहाड़ी बोलते हैं, हिंदी में इलायची की पहाड़ी बोला जाता है। और ध्यान दीजिएगा, इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। बहुत से मसालों को कहा भी जाता है ना, केरल को मसालों की नगरी बोला जाता है। यहाँ से जो व्यापारी आते थे मसाला उठा उठा लेके जाते थे और मसाला लेकर जाते थे यहाँ से, और वहाँ पे जो है कहते नहीं कच्चा माल ले जाते थे, पक्का माल लेके आते थे, ये चीज़ें। और मसाला जो है उसको, मांस जो होता था वह लंबे समय तक स्टोर करके रखता था, मांस खराब नहीं होता था, उससे मसाले में लपेट कर रखा जाता था, ठीक है। अब सुनिएगा, इन मामलों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत आकर्षक बना। सबसे पहले यहूदी और अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए, ठीक है। केरल आए, ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत, जो ईसा मसीह जी हैं उनके धर्मदूत जो हैं संत थॉमस, लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय जो है उन्हीं को है। कौन? संत थॉमस को, ठीक है। संत थॉमस ईसा मसीह ईसाई धर्म के जो है वो लाने का कार्य किए थे, ठीक है। आगे देखिए, अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए और अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विस्तृत विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। और जो यात्रा वृत्तांत है वो उसकी पुस्तक है, वो लिखा था रहला नामक पुस्तक में। इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखा रहला, जिसमें लिखा कि यहाँ पे मुसलमान समुदाय की बड़ी इज्जत थी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, एक नीचे पहले आपको दिखा दे, यहाँ पे केरल में मनाए जाने वाला एक त्यौहार है ओणम, ठीक है। केरल में मनाए जाने वाला त्यौहार, ठीक है, केरल में मनाए जाने वाला त्यौहार ओणम एक विशेष आकर्षक त्यौहार है। ये नाव प्रतियोगिता होती है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है।
चलिए तो आगे पहले पढ़ लेते हैं इधर। ये देखिए मछली पकड़ने के लिए चीनी जाल है ये, ठीक है। आप लोग पहले शुरू में देखे थे, जान नहीं पा रहे थे ये क्या है ये, ठीक है। अभी देखिएगा इसके बारे में मिलेगा, आपको जानकारी मिलेगी। देखिए वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगाल ने यूरोप से भारत का समुद्री मार्ग जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते थे, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध सभी सम्मिलित थे। चीन के व्यापारी भी केरल आए। चीन के व्यापारी जो थे वो भी केरल आए। अब कैसे पता चला, ध्यान देना। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते थे वे चीनी जालों से हूबहू मिलते थे, जो भी जाल देखे हैं, और उन्हें चीना वाला कहते थे। ध्यान देना, कौन सा? चीना वाला। ये जाल है जो कि लद्दाख में है, वो चीनी जाल हैं जो कि लद्दाख में है, ऐसा माना जाता है। इसमें एक शब्द है चीन जो शब्द जुड़ा हुआ है इसलिए, ठीक है। तलने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल किया जाता था उसे चीना चट्टी कहते हैं, अर्थात कभी चीनी मिट्टी भी मिलता है लिखा, ठीक है। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं, ठीक है। ये रहा केरल का इतिहास। अब हम समझते हैं थोड़ी सी आगे की कहानी, ठीक है। केरल के बारे में भी चलेगी, जानकारी है भैया, दूरी नहीं है, अभी पढ़ते रहिए। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ, हम लोग लद्दाख भी पढ़ चुके हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार की सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। यहाँ की भौगोलिक स्थितियों ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन के व्यापारियों को अपनी तरफ खींचा या अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र की सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल में प्रभाव जो होगा वो गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे नए क्षेत्रों का हिस्सा बन जाता है जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम लोग अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाजों और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा। अब हम इसमें जानते हैं विविधता में एकता। अब आएगा मज़ा। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों को भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाइयाँ लड़ी। भारत ने स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग सम्मिलित थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किए, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेज़ों का अलग अलग तरीके से विरोध किया। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं। याद है डलहौजी वाली बात, फूट डालो राज करो, क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हों, अंग्रेज के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाइयों में वे एक थे। अब थोड़ी सी मैं एक
कविता पढ़ता हूँ जो कि भारतीय जननाट्य संघ द्वारा जो है लिखा गया था। जब 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस पर इन्होंने लिखा था, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। ध्यान देना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। ध्यान देना, सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गिल खिला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, गोली खा के सोए हम जलिया बाग में, हम सोनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। हिंदुओं मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। ये रहा कविता जो कि भारतीय जननाट्य संघ द्वारा लिखा गया था उस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड में। देखिएगा, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो लोग बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम, सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उनमें से बहुत लोगों की जानें गई और उससे भी ज़्यादा लोग घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया। ऐसे नहीं तिरंगा तिरंगा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय जो एकता है कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं। ध्यान देना, क्या बोला है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक में? उन्होंने लिखा, क्या लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहन किया। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत में विविधता का वर्णन करते हुए कहा, अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। अर्थात अगर आपसे पूछा जाए कि अनेकता में एकता का विचार देने का काम किसने किया, तो वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान दीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पुस्तक में लिखा था, उस पुस्तक का नाम क्या है? भारत की खोज। ध्यान दीजिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में कीजिए, तब हम जाने। आप बताइए। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने इस पूरे चैप्टर को आज ख़त्म कर लिया और देख लीजिए एक बार ये सारी वीडियो जो है, जितनी वीडियो हैं, जो लोग नहीं देखे हैं सारी वीडियो देख लीजिएगा। एक चैप्टर मेरा कंप्लीट होता हुआ आप लोग कंप्लीट करते हुए, ठीक है, इसको बोलते हैं कांग्रेचुलेशन। सभी को एक लेसन कंप्लीट हो गया, विविधता की समझ।
आज आप जान गए कि विविधता की समझ। बच्चों, जलियांवाला बाग जैसा हत्याकांड जो हुआ उसमें ये नहीं देखा गया कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, ईसाई है, चुन चुन करके सबको गोली मारा गया। ऐसा उसमें जाति ना देखा गया, ना मजहब देखा गया। लेकिन आज के जो लोग हैं ना, ऐसे लोग पता नहीं कहाँ से आते हैं। चलिए, तो ये वीडियो रहा, आप लोगों ने देखा, और उसकी कुछ क्वेश्चन है उसको देखिएगा आप लोग, मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक रुक जाओ दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है, ये जो पिक्चर दिखाया गया है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये रहा, ठीक है। ये अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन दिख रहा है ना, सारे क्वेश्चन को आप लोग करिएगा, और ये ठीक है, सब क्वेश्चन को अपने भाषा में अपनी कॉपी में नोट करिएगा, ठीक है। अब इसको मैं बोलूँगा नहीं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक तो जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।